जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों। और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10वीं का मॉडल पेपर ले रहे थे, और आपको मैं ये बता दूं कि ऑलरेडी ये जो मॉडल पेपर है झारखंड बोर्ड ने एक ही निकाला है, और बाकी का जो मॉडल पेपर का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे ना, वो आपको प्रीतम एकेडमी के द्वारा जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, या जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके रिगार्डिंग जो मॉडल पेपर हम लोग बना के दे रहे हैं, उसका सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे भले ही आपको सेट 3 दिख रहा होगा, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि आज हम लोग सेट 4 पे बात करेंगे, यानी कि चौथे नंबर सेट पे बात करेंगे। और ये सेट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं जो सेट करवा दे रहा हूं ना, यहां से आपके प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। तो हम लोग बेसिकली जो आपका सेट, इस पे बात करेंगे बहुविकल्प प्रश्नों पे, यानी कि जो भी आपके वस्तुनिष्ठ जो बहुविकल्प प्रश्न है, उस पे फुल टू फुल क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। साथ साथ आपको पता होगा कि जो आपके सब्जेक्टिव बेसिस पे प्रश्न है, ये तो ऑब्जेक्टिव का हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव बेस का जो प्रश्न है, उसका वीडियो हम लोग ऑलरेडी अलग एक पार्ट से ले रहे हैं, जिसमें हम लोग 2 पार्ट पे वीडियो बना रहे हैं। एक जो पार्ट 1 होता है, जिसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, और एक जो है आपका, वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का वीडियो लिया जाता है। अगर आपके पास ये पीडीएफ किसी भी तरह से पहुंचती है, तो आप देखोगे नीचे पे आपको यहाँ पे एक लिंक दिखेगा, जिस लिंक में आपको दिखेगा मिशन बोर्ड एग्जाम। मिशन बोर्ड एग्जाम का ये आप देखोगे, क्लिक हेयर पे टच करोगे तो आपको जो है हमारा मैं बोल सकता हूँ कि जो प्लेलिस्ट है वो खुल जाएगा, और इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट पे आपके मिशन बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको वो देखने के लिए मिलेगा, और आप इसको पढ़कर नंबर ला पाओगे। तो बात करेंगे दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। प्रश्न को शुरू करने से पहले 2 बातें। सबसे पहले कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी बात कि वीडियो को क्या करें, शुरू से लास्ट तक देखें। और अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगता है और आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक जरूर करें, और कमेंट में आप अपना बात जरूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वाकई में हमारी प्रीतम एकेडमी आपको सही ढंग से पढ़ा पा रही है कि नहीं पढ़ा पा रही है। आपका एक सब्सक्राइब, आपकी एक लाइक और आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आगे कुछ करने के लिए और आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। तो बात करते हैं पहले नंबर प्रश्न पे दोस्तों। तो प्रश्न क्या है कि 19वीं सदी के दौरान कौन सी ऐसी विचारधारा एक ताकत बनकर उभरा, जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। यानी कि कौन सी एक ऐसी विचारधारा है ना, जो जिसने क्या किया, पूरे के पूरे यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन कर दिया। तो आपके ऑप्शंस क्या है? उदारवाद, साम्यवाद, राष्ट्रवाद और निरंकुशवाद। तो इसका आंसर क्या होगा? जो राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है ना, वो 19वीं सदी के दौरान एक ऐसा ताकत बनकर उभरा, जिसने यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में क्या किया, भारी परिवर्तन लाके दे दिया। बात क्लियर है? अगले प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? देखिए, आपको पता होगा फ्रांस में विद्रोह का बात किया जाए तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये तो जब हुआ था 1789 के आसपास में हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्रांस में प्रथम विद्रोह का ना, तो वो जुलाई 1830 में हुआ था। जुलाई 1830 में आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखोगे नेपोलियन संहिता वाले प्रश्न से है, और यहां से आपके प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? 1804 ईस्वी की नेपोलियन संहिता ने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया? क्या क्या कदम उठाया? कौन सा? तो 1804 का जो नेपोलियन संहिता है उसने। अब अगर मैं नेपोलियन संहिता का बात कर रहा हूं, तो आपको यह भी पता होगा कि नेपोलियन संहिता को नेपोलियन कोड के भी नाम से, नेपोलियन कोड के भी नाम से जाना जाता है। अब ये नेपोलियन कोड था क्या? तो ये कानून का एक संग्रह किताब था। यानी कि नेपोलियन ने अपने शासित क्षेत्रों को ज्यादा कुशल बनाने के लिए कुछ कानूनों को एक जगह संग्रह करने का काम किया था, और उसी को नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। अब ये नेपोलियन संहिता को नेपोलियन कोड के भी नाम से जाना जाता है। तो ये लिखा कब गया था? 1804 में। अब पूछा गया कि इसमें क्या क्या सुधार के लिए कदम उठाया था। तो पहला क्या था? ऑप्शंस क्या है कि जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया, तो ये बात तो उसमें लिखा हुआ था। साथ साथ कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया था। यह भी बात किया था कि जिस व्यक्ति की संपत्ति है, वास्तव में संपत्ति उसी व्यक्ति की होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो पादरी वर्ग है या जो चर्च में काम करने वाले जो विशेष विशेष वर्ग है, उनको जो है हताश करने का काम इन्होंने किया था। साथ ही साथ अपने क्षेत्र को ज्यादा कुशल बनाने के लिए प्रशासनिक विभाजन भी किया था, उसको सरल बनाने का काम किया था। यानी कि तीनों का तीनों काम किया था। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। अब बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर का। 4 नंबर का क्या है कि गांधी जी ने खेड़े जिले के
किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था? यह भारत के किस राज्य में स्थित है और यह सत्याग्रह कब हुआ था? आपको देखिए 2 प्रश्न पूछा है कि गांधी जी ने खेड़ा जिला पे एक आंदोलन किया था। ऐसे आपको पता होगा कि गांधी जी ने आपको 3 आंदोलन सत्याग्रह किया था। पहला आपका बिहार का जो चंपारण इलाका है वहाँ पे, चंपारण में किया था। फिर आपका खेड़ा जिला गुजरात में किया और एक अहमदाबाद के सूती मेल में किया। तो आपको ये भी पता होगा कि जो आपका चंपारण सत्याग्रह किया था ना, वो आपका कब किया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको क्या बताना है कि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वो गांधी जी ने कब किया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि गांधी जी ने जो किसानों के मदद के लिए जो सत्याग्रह चलाया था, वो 1917 में चलाया था। लेकिन ये खेड़ा जिला है कहाँ पे? तो गुजरात में है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? और आपको पता होगा कि जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो भारतीयों ने एक नारा लगाया था, गो बैक साइमन कमीशन, या साइमन कमीशन भारत भारत वापस जाओ, इसका एक नारा लगाया था। तो प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो आपको ये पता होगा कि जब साइमन कमीशन भारत आया था, तो ये कमीशन यानी कि मैं बोलूंगा कि क्या था आपका? एक संगठन था, एक आयोग था, जिस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था। और इसका क्या काम था कि भारत में पहले संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशिला का अध्ययन करे कि भारत में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए या संविधान नहीं होना चाहिए, इस पर वाद विवाद होता और उसके बाद संविधान लिखा जाता। और इसीलिए इसका विरोध किया गया था और इसी दौरान जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती लाठी के कारण। तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा आपका? संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था, जिसका विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 6 नंबर का है, 1804 ईस्वी के दशक में आयरलैंड में किसी बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया, जिससे लाखों लोग जो है भुखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो आयरलैंड में आलू का अकाल आपने पढ़ा होगा, तो आलू का अकाल इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। और आप चावल का अकाल, मक्का और मूंगफली का अकाल नहीं मारिएगा, ठीक है? आपका क्या होगा? आलू का अकाल होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो प्रश्न क्या है आपका कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों के नाम नाम से कौन कौन से देश जाने जाते थे? तो आपको पता होगा कि 2 देश था। एक जो था जिसको हम लोग बोलते थे मित्र राष्ट्र, और दूसरा क्या था आपका? धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में आपको पता होगा कि उसमें फ्रांस था, उसमें उसमें जो था आपका फ्रांस था, ब्रिटेन था और सोवियत संघ था। कौन कौन? फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ किसमें था? आपका मित्र राष्ट्र में। और धुरी राष्ट्र में कौन था? तो जर्मनी, जापान और इटली जो था वो आपका धुरी राष्ट्र में था। और याद रखिएगा भारत जो है वो किसी भी गुट में शामिल नहीं था, ये बात आपको याद रखना है। और आपको ये भी पता होगा कि उसके बाद जो आपका ब्रिटेन है यानी कि अमेरिका ने क्या किया था? जापान में बम गिराया था। और जापान में जो बम गिराया था ना, 2 बम गिराया था नागासाकी जो आपका शहर में, एक लिटिल बॉय और दूसरा क्या था? फैट मैन गिराया था। और ये कब गिराया था आपको ये पता होगा। लेकिन एक बात मुझे बता दो कि गिराया कब था वो छोड़ो, आप ये बचाओ कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, पहला वाला कब हुआ, दूसरा वाला कब हुआ? आप मुझे क्या करना, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको वास्तव में चीजें याद है अथवा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 8 है आपका। प्रश्न क्या है कि 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसमें भयानक गिरावट दर्ज किया गया था? यानी कि कौन सा ऐसा व्यवस्था है या कौन सा ऐसा चीज है जिसमें गिरावट देखने के लिए मिला? ऑप्शन क्या है? उत्पादन में, रोजगार में, आय और व्यापार में, इनमें से सभी में। तो याद रखिएगा कि जब भी आर्थिक महामंदी होगा यानी कि जब भी युद्ध होगा, आर्थिक महामंदी हो या युद्ध हो, आर्थिक महामंदी का मतलब क्या है कि आपके पैसे में कमी आया, कि जो पैसे कमा रहे थे ना, या जो भी आपका आय क्षेत्र था उसमें कमी होना क्या कहलाता है? आर्थिक आर्थिक कहलाता है। तो आर्थिक मंदी जब मंदी हुआ तो उसमें उत्पादन में तो कमी आया, साथ ही साथ रोजगार में भी कमी आया, यानी कि आय और व्यापार में भी कमी देखने के लिए मिला। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा माय डियर फ्रेंड? आपका सही हो जाएगा। तो रसगुल्लो, चलो एक प्रश्न आपके लिए, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे रसगुल्लो। प्रश्न क्या है आपका कि बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? ये जो भारतीय बुनकर थे, उनको आखिर बुनकरों को कच्चे कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा? और मुझे पता है बच्चे जो है वो ऑप्शन नंबर 2 मार के आएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, फसल की कपास की फसल नष्ट हो गई। ऐसा नहीं है दोस्तों। मेन पॉइंट क्या है कि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हो गया, लोग जो है ज्यादा मात्रा में जब बेचने लगे थे ना, तो कपास की समस्या जो है देश में पैदा हो गई थी। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न बड़ा सुंदर सा है रसगुल्लो, और आपके जैसा सुंदर है। प्रश्न क्या है कि 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन कौन सा था? यानी कि सबसे ज्यादा किन चीजों का उद्योग जो है ब्रिटेन में लग रहा था? ऑप्शंस क्या है? धातु और चीनी का, कपास और चीनी का, कपास और धातु का,
कपास और पेट्रोलियम का, तो आंसर क्या होगा, कपास और धातु का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक अगले प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न क्या है कि मुद्रण तकनीक निम्न में से सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था? तो ऑप्शंस क्या है, भारत, चीन, फ्रांस और यूरोप। तो ये जो चीन वाले हैं ना, चीन वाले, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले तकाई जो जो छपाई की, तकाई नहीं, क्या मैंने बोला, छपाई की तकनीक को विकसित किया था। तो चीन क्या होगा, इसका आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न बड़ा सिंपल सा और नाजुक सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन है? यानी कि नीचे पे आप देखोगे तो सारे के सारे जातीय आंदोलन के प्रणेता है, यानी कि नेता है। तो उनमें से जो मराठी प्रणेता होगा, जो मराठी होगा, और उसने एक पुस्तक लिखा था, जिस पुस्तक का नाम क्या था, गुलामगिरी। तो गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा था। तो पूछेगा कि गुलामगिरी के लेखक कौन है? ऑप्शंस क्या है, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र और बाल गंगाधर तिलक। तो ज्योतिबा फुले ने क्या लिखा था, गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा था। अब देखो यहां से बहुत सारे प्रश्न आएगा। बताइए ज्योतिबा फुले किस भाषा के आंदोलन प्रणेता थे? तो आप बोलोगे मराठी भाषा के प्रणेता थे। पूछा यह भी जाएगा कि गुलामगिरी पुस्तक में किन विचारों के बारे में लिखा गया है? तो बोलोगे जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में लिखा गया है। और बबुआ लिखा किसने है? तो हमारे ज्योतिबा राव फुल्ले ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। बात करें 13 नंबर प्रश्न पे, और प्रश्न बड़ा सिंपल सा, नाजुक सा है, एक आपके जैसे रसगुल्लो टाइप का प्रश्न है कि समाप्यता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है, उनके नाम बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं सारे के आंसर पे बात करूंगा। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है जैव और अजैव संसाधन। तो आपको पता होगा कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधनों को 2 भाग में बांटा गया, एक जैव और दूसरा क्या हो गया, अजैव। उसी प्रकार जो है नवीकरण और अनवीकरण जो है वो आपका समाप्यता के आधार पे इसको 2 भागों में बांटा गया, नवीकरण और अनवीकरण बांटा गया। ठीक उसी प्रकार देखोगे तो जो है आपका विकसित और विकास के आधार पे संसाधन को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। ठीक है, 3 भागों में बांटा। और आपका याद देखो तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तो यह आपका है जो है आपका स्वामित्व के आधार पर संसाधन को जो है 4 भाग में बांटते हैं, राष्ट्र संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और निजी संसाधन और सामुदायिक संसाधन में क्या करते हैं हम लोग, बांट देते हैं। अगला एक प्रश्न है आपका 14 नंबर का कि संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा होता है? पारिस्थितिकी संकट पैदा होता है। अब ऑप्शंस क्या है, भूमंडलीय तापन, यानी कि जो पृथ्वी का जो ताप है उसमें वृद्धि होता है, ओजोन परत का अपक्षय होता है, यानी कि ओजोन परत का जो O3 वाला जो परत है उसमें कमी आता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है, कि इनमें से सभी होता है। तो देखिए जब भी पारिस्थितिकी संकट होगा ना तो उसमें जमीन में तापमान में वृद्धि होगा ही, है ना, ओजोन परत का अपक्षय होगा ना, उसके परत की घटाई जो है परत जो है घटेगा ही, पर्यावरण का प्रदूषण तो होगा ही, यानी कि चारों का चारों घटना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। बात करें 15 नंबर प्रश्न में। प्रश्न क्या है, वनों और जीवों का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, जीवन साधन संसाधन जल जीवन साधन संसाधन जैसे जल वायु और मृदा बनी रहती है, बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन विविधता को संरक्षित करती है। और इनमें सभी तो क्या होगा, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। तो अगर वन और वन्यजीव संरक्षण अगर संरक्षित रहेगा ना तो पारिस्थितिक विविधता बनी रहेगी, है ना, और जो भी हमारे साध्य संसाधन है जैसे जल वायु और मृदा ये भी बना रहेगा, और साथ ही साथ जो हमारी जनन प्रक्रिया की जो जीन की विविधता है ना वो भी क्या होगी आपकी बनी रहेगी। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला एक प्रश्न 16 नंबर का कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? ऑप्शन के अवर्गीकृत वन, आरक्षित वन, कांटेदार वन या रक्षित वन। तो जो आरक्षित वन है ना उन्हें सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर का आपका प्रश्न है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरे बन जा रहे हैं? देखिए जल, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध है, मार्केट में जल बहुत ज्यादा उपलब्ध है, और उसके बाद भी कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम लोग जल का उपयोग नहीं कर पाते इतना मात्रा में जल की उपलब्धता होने के बावजूद भी? ऑप्शंस क्या, घरेलू और अवशिष्टों के मिलाने से। तो ये सबसे बड़ा कारण है, आप अपने घर के जो भी मल मूत्र होते हैं या जो भी कचड़े होते हैं उनको पानी में मिला देते हो, तो अगर पानी है भी ना तो उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। रसायनों के अधिक प्रयोग से, जी हाँ आप खेतों में ज्यादातर रसायनों का प्रयोग करते हो उसके कारण, और कीटनाशकों और कृषि में प्रचुर उर्वरकों के प्रयोग से, यानी कि तीनों के प्रयोग से उपलब्ध मात्रा में जल होने के कारण भी हम लोग जल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा।
अगला प्रश्न है आपका कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाने वाली फसल है निम्न में से कौन सा है? तो खरीफ, रबी, जायद और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो रबी फसल होते हैं ना वो जो है आपके वो एक प्रकार के क्या होते हैं आपके मानसून के आगमन में बोए जाते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा। धान आपने सुना होगा ना, तो इसका आंसर है। अगला नंबर का प्रश्न है आपका कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाएगा? यानी कि कौन सा राज्य था जहाँ पे पवन और सौर ऊर्जा दोनों का भविष्य उज्ज्वल है? तो जैसा राजस्थान राज्य जो है ना इसमें क्या पड़ेगा कि पवन और सौर ऊर्जा का जो है संभावना जो है वो अपार मात्रा में है। अगले प्रश्न में बात करेंगे, प्रश्न संख्या 20 है आपका कि जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा होती है? जल क्रोता होता है, लवणता होता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में कमी होता है, इनमें से सभी। तो देखिए जल का उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से, अगर जल का ज्यादा मात्रा में अगर हम लोग प्रयोग करेंगे या जब उर्वरक का अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? जल क्रोतता होगा, यानी कि जल में कमी आएगा, लवणता होगा, सूक्ष्म पोषक तत्वों में कमी होगा, इनमें सभी। तो देखिए मेरे हिसाब से तो इसका आंसर इनमें से सभी होगा। लेकिन जब मैंने इसको इंटरनेट पे सर्च किया था तो इसमें जलाक्रोताता दिया था। लेकिन देखो अगर बात को समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर जल में क्या करेंगे हम लोग जल का या जल में अधिक उर्वरक डालेंगे तो इससे पहला क्या होगा? देखिए जल क्रोतता होगा, लेकिन जल में जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उसमें भी कमी आएगा और जल की लवणता में वृद्धि होगा। यानी कि होना तो चारों चाहिए, लेकिन इंटरनेट में आपको दिखेगा जल क्रोतता। यानी कि मेरे हिसाब से देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 ही क्या करना है आपको मार्क आना है, इनमें से सभी क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 21 नंबर का कि औद्योगिक विकास के रीढ़ के रूप में किस खनिज पदार्थों को महत्वपूर्ण माना जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ है, खनिज पदार्थ है जो औद्योगिक विकास का रीढ़ माना जाता है, बैकबोन माना जाता है? तो देखिएगा लो एस्क ऐसा खनिज पदार्थ है ना जिसके बिना आप किसी भी औद्योगिक विकास की संरचना का या उसके औद्योगिक विकास का संभावना ही नहीं कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका निम्न में से किस प्रकार के खनिज का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? आपको एक आंख मूंद करके मार देना है, यूरेनियम और थोरियम इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर का प्रश्न है वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? अगर वायु प्रदूषण होगा ना तो सबसे ज्यादा परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा? मानव स्वास्थ्य को, पशुओं को, पौधों पर, इनमें से सभी। तो इन सभी को क्या करना पड़ेगा? वायु प्रदूषण से दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो देखिएगा प्रश्न क्या है कि बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध था? तो इसमें फ्रेंच भाषा के लोग कौन थे और वो पैसे और ताकत के रूप में अधिक था? तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। देखिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ने से पहले आपने ये चैनल का नाम देखा होगा ना प्रीतम अकेडमी, इसको बस सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और वीडियो को क्या करें अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि देखिए आज मैं जो भी मैं कर रहा हूँ ना और आप जो पढ़ रहे हो ना, मुझे मजा कब आता है पता है? कि जब आप हमारे वीडियोस को शेयर करते हो, वो वीडियोस के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, यार बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। और साथ साथ अगर आपको ये वाला जो मैं वीडियो ले रहा हूँ उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। अगले प्रश्न में बात करेंगे, प्रश्न है 25 नंबर का कि जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था, किन किन बातों पर ध्यान रखा गया था? पहला क्या है, सहेलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात किया गया था। सरकारी नौकरियों में सहेलियों को प्राथमिकता दी जाए, ये भी बात किया था। और बौद्ध मत को संरक्षित और बढ़ावा दिया जाए, ये भी किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 किया होगा रसगुल्लो सही हो जाएगा। अब एक बात है, ये देखो सबसे बड़ी बात कि बोर्ड एग्जाम सामने है, वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा ना। तो एक बार मिशन बोर्ड एग्जाम का जो प्लेलिस्ट हमने बनाया ना वहाँ पे जाके जरूर विजिट करना, और जो भी हम लोगों ने चैप्टर वाइज एमसीक्यू लिया है ना उसको एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। अगले बात करेंगे 26वां प्रश्न। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखने का काम करता है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या प्रधानमंत्री? तो न्यायपालिका क्या करता है कि जो भी कार्यपालिका और विधायपालिका के द्वारा जो भी कानून बनाया जाता है ना उस पर अंकुश रखने का क्या करता है, काम करता है। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि पोखरण का एक जगह है, भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किए, वो भारत के किस राज्य में स्थित है और यह परीक्षण कब हुआ? तो पूछ रहा है कि जो पोखरण है ना वो भारत के किस राज्य में है और वो कब कब ये घटना किया था? तो पोखरण जो है वो राजस्थान में है, और ये कब का घटना है? 1998 का घटना है, जब भारत ने यहाँ पे परमाणु परीक्षण किया था।
और ये रखिएगा भूमिगत परीक्षण था, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 28 नंबर का कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः डैश पर आधारित होता है। जो सामाजिक विभाजनों का किस पर आधारित होता है? मृत्यु पर, विवाह पर, जन्म पर या शिक्षा पर? तो ये जन्म पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? रसगुल्लो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न 29 नंबर का कि सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुसार सोचना डैश कहलाता है। तो इसे सांप्रदायिकता बोलेंगे। खाली इतना याद रखिएगा, सांप्रदायिक सोचने वाले को सांप्रदायिकता बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? आपका सही होगा। और अंतिम प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम जो है वो शिशु मृत्यु दर किस राज्य में है? पंजाब, बिहार, केरल और छत्तीसगढ़। तो केरल इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? रसगुल्लो सही होगा। तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ना मैंने आपको करवा दिया। अब आपको थोड़ा सा काम करना है। एक तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मॉडल पेपर सॉल्यूशन का अगर वीडियो देखना है तो यहाँ से देखना है। टेलीग्राम में ग्रुप में ज्वाइन करना है और जो 10th का जो स्पेशल ग्रुप है उसमें भी आपको क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है। और अगर आपको हमारे जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे साइंस के एमसीक्यू, तो आप आराम से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो। और यहाँ तक कि अगर आप चाहो तो अपने बोर्ड एग्जाम में 95% लाना है तो एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना और यहाँ के तमाम सारे वीडियो को देखना। मैं गारंटी के साथ बोलूंगा कि आपके नंबर इस बार आएंगे और आप परचम लहरा के आओगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि वीडियो को देखना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको लग रहा है कि वीडियो हेल्पफुल है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।